धड़ेबंदियां, गिरफ्तारियां, संगीन मुकदमात, मुश्किलात के पहाड़ तले दबी मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली वाज़े नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए पार्टी संभाले रखना कड़ा इम्तिहान है। मोबाइल फ़ोन और गाड़ियों की कीमतों में तारीख का सबसे ज़्यादा इजाफा। गाड़ी के लिए रकम जमा करने वाले मिडिल क्लास खानदान उम्मीद का दामन थामे अपनी मशक जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितना जुल्म है उस मुल्क के शहरियों के साथ जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना हो। पर्टिकुलरली अगर यहाँ की बात कर लें तो आपको पता ही है क्या निज़ाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और उसके बाद गाड़ी भी आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाए। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो एक छोटी गाड़ी सेकंड हैंड अफोर्ड कर सकता था, अब उसके लिए वो अफोर्ड करना भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। एक तो सीएनजी की कीमतें और वैसे गाड़ियों की कीमतें। डिस्क्लेमर, मैं सोच ही रही थी वहाँ से यहाँ आते हुए कि अब्दुल्ला को आज सारे मसले क्यों याद आ रहे हैं, मतलब कि गाड़ियाँ, पानी, बिजली, मतलब ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। बट ये अच्छा आपने लिंक बनाया और उसके बारे में हमने हो बड़े गए हैं। एब्सोल्युटली, दुआ करें कि ये मसले जल्द हल हो जाए। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम जरा मसले चलो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर कुछ उनकी सोल्यूशन की भी बातें करें। एनीवे, दैट विल ऑल कम लेटर इन द शो। हम जरूर बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी इनवाइट यू टू सेंड इन योर सजेशंस एज वेल। लेकिन एक और खबर से आज हमने दिन का आगाज किया है जो कि इतनी अच्छी नहीं लग रही। होपफुली वील गेट बेटर न्यूज़ ड्यूरिंग द डे। बज़ाहिर डॉक्टरों की गफलत के बायस गुलकार अली नूर शदीद बीमार हैं और डॉक्टरों ने 48 घंटों में जिगर यानी लिवर का ट्रांसप्लांट जो है उनका करने के लिए तजवीज़ किया है। इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज अली नूर के लिए डोनर्स की तलाश जारी है। अहले खाना और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर, जबकि गुलकार अली जफर ने ट्विटर पर डोनर्स के लिए अपील की है। गुलकार अली नूर के अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर्स ने हेपेटाइटिस के इलाज में गफलत का मुजाहरा किया जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई है और अल्लाह तक करे कि जल्द सेहतयाब हो जाएँ, ठीक हो जाएँ और इनके डोनर का इंतज़ाम जल्द अज जल्द हो जाए। यूजुअली वैसे यंग एज जो डोनर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, दे आर वेरी इफेक्टिव लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। बहुत ही शॉकिंग बिकॉज यू डोंट रियली एक्सपेक्ट, मतलब इतने यंग, इतने हेल्थी अली नूर हिमसेल्फ, मतलब वो कोई इतनी उम्र दराज भी नहीं है एट ऑल। हम नेचुरली वी आर सेंडिंग गुड वाइब्स टू अली नूर एंड द एंटायर फैमिली एंड द एंटायर फ्रेटर्निटी। लेगेसी वुड लिव ऑन और मंदाना एंड एवरीबॉडी स्टे स्ट्रांग। Things are going to be all right. इंशाल्लाह अली नूर ठीक हो जाएंगे और फिर हम उनसे बात भी करेंगे और आप लोगों को यकीन दिलाएंगे दैट ही इज़ परफेक्टली फाइन इंशाल्लाह। अच्छा जी, मूविंग ऑन एंड आवर टॉप स्टोरीज। अब जरा स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं चैलेंजेस की आप बात कर रहे थे, कुछ चैलेंजेस हम आपको बताते हैं। केसेस हैं, गिरफ्तारियां हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों के खदशात भी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ हर तरह की कानूनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं और पार्टी को संभाले रखना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून ने मुशावरती इजलास बुलाया जिसके बाद ब्रीफिंग देते हुए पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इसे सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि गिरफ्तारी का मकसद बजट से तवज्जो हटाना है। राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। ये किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थीं? ख़ुद इमरान खान न्याजी उसका मुखबिर है। ये गरीब दुश्मन, ये किसान दुश्मन, ये मरीज़ दुश्मन बजट जो उन्होंने पेश किया और आज पूरे मुल्क में हड़तालें हो रही हैं, इमरान खान न्याजी ने उससे तवज्जो हटाने के लिए राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मज़मूम कार्रवाई की है और इससे वो इदारों को भी बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इससे हमारी आवाज़ दबा सकते हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हुकूमत तो आज भी इस गिरफ्तारी को खालिसतन कानूनी कार्रवाई कहती है। वो वाइट पाउडर जो है वो जिस अंदाज से पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए हमारे वो नामवर सियासतदान और हमेशा दूसरों की ज़ात पे कीचड़ उछालने के चैम्पियन, हमेशा दूसरों की ज़ात को दागदार बनाने के लिए बेचैन और मूँछों को ताव दे के वो हमेशा अपने दामन को झाड़ के निकल जाया करते थे। पूरी कौम ने देखा कि सरेआम उस शख्स की जो
एक ऐसी अफसोसनाक हरकत। और मुस्लिम लीग नून का मसला ये एक गिरफ्तारी नहीं है। पार्टी के कायद तो जेल में है ही, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज जमानतों पर हैं, ख्वाजा साद रफीक और दीगर कई रहनुमा तो अंदर ही हैं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे टॉप लीडर्स भी नैब के रेडार पर हैं। एहसन इकबाल को तो आज ही नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर नैब ने बुला रखा है। और इन कानूनी चैलेंजेस के साथ पार्टी के कई मेंबरान हुकूमती जमात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ नून लीग में पड़ती दरारों से खुश है। यहाँ पर 31 लोगों का मजीद राब्ता है। वो सिर्फ इनकी करप्शन का दिफा नहीं करना चाहते, वो थक गए हुए हैं। अब जो बेगम अवान है वो आज तो मीडिया में नज़र नहीं आई, क्योंकि आज आपको पता है रिफ्ट है। जहाँ पे चचा बोलते हैं वहाँ पे भतीजी नहीं बोलती, जहाँ पे भतीजी बोलती हैं वहाँ चचा नहीं बोलते। तो ये असल रिफ्ट है घर के अंदर, जिससे इनके मेंबरान भी बहुत परेशान हैं और ये भी परेशान है। और उसमें नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ है उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जमातें मुश्किल दौर से गुजरती हैं, लेकिन फ़िलहाल नून लीग को जिस किस्म के इम्तहानात दरपेश हैं, यकीनन इनसे निमटना आसान नहीं। पार्टी ख़ुद को कैसे संभाले रखेगी, ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। अब होने क्या वाला है, ज़रा इस पर भी नज़र डालते हैं। और हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मुस्लिम लीग नून के लोगों पर केसेस हैं, अभी हमने पूरी एक लिस्ट दी है, गिरफ्तारियाँ हैं, चंद मेंबरान जाकर वजीर आजम से भी मुलाकात कर चुके हैं। कल हमने ये पूरी खबर बताई थी। हालात अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन पार्टी ने आगे क्या करना है ये लाहे अमल कोई खुलकर देने को तैयार नहीं। आप हमें बताएं कि मसला है क्या। ये गिरफ्तारियां जो हैं एक बड़े काज के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कौम को कुर्बानी देनी पड़ती है, जमातें कायदीन इसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। सो गिरफ्तारियों पर तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, मगर अगर ये कुछ सोचता है कि पाकिस्तान की मईशत का भी बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान के आवाम जो है एक वक्त की रोटी को तरस जाएं और उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो, ये अब नहीं होगा। और जहाँ तक तल्लक है कि वज़ीर आज़म से कोई अरकान असम्बली मिलते हैं, तो भाई मुझे कोई ये तो समझा दे कि क्या बनी गाला की दीवारें फलान कर कोई गया है या बनी गाला का कोई दरवाज़ा तोड़ कर गया है। आखिर उनको किसी ने बुलाया है तो वो गए हैं, और अगर कोई गया है तो दो वजह से गया है। या तो मुझे ये बता दें कि उनको पैसे की ऑफ़र के बगैर कोई बेवफाई नहीं करता, किसी लालच के बगैर नहीं कोई बेवफाई करता। या लालच होता है पैसे का एक पॉलिटिशियन को, तो या दूसरा लालच होता है वोट का, कि अगर कोई पॉपुलर जमात जो है उसको ये कह रही हो कि आइंदा आपको ये टिकट दे दिया जाएगा, तो या वो अपनी वफादारी उस शक्ल में बदलता है। तो इनके पल्ले तो रह कुछ नहीं गया अवाम में, तो वो लालच तो है नहीं, अब पैसे का ही लालच है। उस मकसद के लिए वो यकीनन गए होंगे, 2 4 5 लोग जो गए हैं। हाँ, जहाँ तक ये कहना है कि खुलकर बता क्यों नहीं रहे, तो वो बात सीधी सी है, हम आवाम के साथ हैं, निकल रहे हैं और दिसंबर से पहले भागने वाला है। जावेद साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की ज़ाहिर सबसे बड़ी पार्टी, अपोजिशन को इकट्ठा करना है तो बड़ी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून की नज़र आती है। बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान तो ये कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्यों कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है इसमें? बात यह है कि जब हम ये बात कहते थे कि पूरी अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। और इनके मशीर ख़जाना जो ख़ुद कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। अगर पाकिस्तान की मईशत खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करती है तो ये न्यूक्लियर पाकिस्तान कहाँ होगा। और जब हम ये आवाज़ बुलंद करते थे तो कहते हैं ये एनआरओ ले रहे हैं, तो या लेने की ख्वाहिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज तमाम अपोजिशन ही नहीं, तमाम कौम को इकट्ठे होकर इस भंवर से पाकिस्तान को निकालना होगा। वो मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का इशू है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमती हलकों को मुस्लिम लीग नून के अंदर दरार नज़र आ रही है। किसी दिन अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये ताना भी ख़त्म हो जाए, ऐसा होगा? लेकिन ये देखें, ये बड़ी देर से ख़बरें और हम सुनते आए हैं 12 अक्टूबर 99 के बाद से
कि उनमें कोई तफरीक है या डिवीज़न हो जाएगी। भाई बात सीधी सी है, हम एक जमहूरी जमात हैं, उसमें इख्तलाफ राय हो, हर बंदे की अपनी राय होती है, मगर फ़ैसला कायद करता है वो हमेशा से नवाज शरीफ ने फ़ैसला किया है और सब ने उसको माना है। आज भी यही सूरत हाल है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए अगर आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तकसीम की बात करते हैं तो ये देख लें कि कौम किस नहज पर या अरकान असम्बली किस नहज पर पहुंच गए हैं कि आज हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक एक को मंशियात में अगर पकड़ना है, कल को किसी जाली करेंसी में किसी को पकड़ लेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि तमाम अपोजिशन के अरकान को इज्तिमाई तौर पर किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए गिरफ्तारी के लिए कि कल को इन्होंने झूठे मुकदमा बनाने, जो बनाना है बना लें, हम गिरफ्तारी देने आ गए हैं। मगर खुदा के लिए 2018 की जो कीमतें थी, 2018 की जो डॉलर की कीमत थी, जो पैसे की कदर थी पाकिस्तानी की, वो वापस लुटा दें, हमें गिरफ़्तार कर लें, हमें जेलों में डाल लें, मगर कौम को कम से कम रिलीफ दे दें। इस पाकिस्तान का मुंह पर मत लगाएं। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब। लेट्स सी कि क्या होता है। अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद होता है, नहीं होता है, और मुस्लिम लीग नून के लिए जो अपने चैलेंजेस चल रहे हैं वो कितने आसान होते हैं या शायद मुश्किलात और बढ़ती हैं। क्या क्या बताएं आपको? सुबह जो हम बात कर रहे थे ना कि जनाब आम आदमी की ज़िंदगी तो बस ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन होपफुली अगर डायरेक्शन सेट हो जाए तो आने वाले सालों में सूरत हाल ओवरऑल मैक्रो सतह पर बेहतर हो जाए और फिर उसका अफेक्ट माइक्रो सतह पर भी आए। लेकिन हुआ क्या है अभी के लिए? एग्जैक्टली, और नए टैक्सेस की हम जरा बात कर रहे हैं तो पहले बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात नहीं करेंगे तो फिर सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। नए टैक्सेस के हवाले से आपको बताएं कि नए टैक्सेस के नफाज के साथ ही मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों को पर लग गए हैं, और उधर गाड़ी ख़रीदना जो है वो मुतवसत यानी मिडिल क्लास तबका जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लगता है कि अब हर किसी की पहुंच से बाहर हो गई हैं ये चीज़ें। अब माशी तरक्की हो भी तो नज़र किसी को आएगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। गाड़ी और मोबाइल फ़ोन अब आम इस्तेमाल की चीज़ों में शुमार होते हैं, दे आर नॉट लग्जरीज एनी मोर। और गुज़िश्ता साल के आखिर में मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत ने उन्हें ब्लॉक करने और फिर उनकी इंपोर्ट पर टैक्स लगाने का प्रोग्राम दिया था, जिसके बायस मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें बढ़ती रहीं। हालिया बजट में नए टैक्सेस के नवाज से मोबाइल फ़ोन और भी महंगे हो गए हैं। PTI की जानिब से गैर रजिस्टर्ड फ़ोन्स के हवाले से भी बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इंपोर्ट पर टैक्स लगाने के ऑब्वियस ये बता दिया। हालिया बजट में नए टैक्सेस के नफाज से मोबाइल फ़ोन महंगे हैं। PTI की जानिब से गैर रजिस्टर्ड फ़ोन्स की बंदिश के सप्लाई और डिमांड का फ़र्क भी बढ़ा दिया गया है। और गाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ियों की कीमतें पिछले 6 माह के आखिर में बढ़ाई गई हैं, और इतनी बढ़ाई गई हैं कि माजी की मिसाल नहीं मिलती। 4.5 लाख रुपए तक का इजाफा। 1800 सीसी गाड़ी की कीमत 42 लाख रुपए तक हो गई है। 1300 सीसी गाड़ी की कीमत 29 लाख, और 1000 सीसी गाड़ियों को 20 लाख तक ले गया है ये सारा इजाफा। यानी कि इन शॉर्ट गाड़ी जो है वो अब अफोर्ड करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। वो इंसान जो सोचता था कि हाँ भाई अगले साल या उससे अगले साल हम गाड़ी ले लेंगे या 6 महीने बाद गाड़ी ले लेंगे, वो अपने प्लान्स शायद संभाल के अलमारी में रख दे, और गाड़ी लेने के बाद जो उसके टैक्सेस वगैरह हैं वो भी इतने महंगे हो गए हैं कि अब आप शायद ना अफोर्ड कर सकें। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो ऑब्वियसली इसमें उठते हैं। वी हैव एन एक्सपर्ट हु इज गोइंग टू गिव अस द आंसर्स, माशी तजदियाकार और डायरेक्टर रिसर्च RF हबीब लिमिटेड, समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ बैठे हैं। समीउल्लाह तारिक साहब, ये चीज़ें लग्जरीज में आती हैं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेस अगर हम देखेंगे किन चीज़ों पे लग रहे हैं, अब तो खैर हर चीज़ पे ही है, बट मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियाँ, मतलब पीपल जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे थे, दे प्लान फॉर समथिंग, अब तो लगता है चीज़ें आगे आगे भाग रही हैं और आवाम जो है पीछे पीछे भाग रही है। देखिए, हाँ, जो इन्होंने जो मोबाइल पे टैक्स लगाया तो वो थ्रेशोल्ड वाइज लगाया कि $50 से नीचे का जो फ़ोन है उस पर ज़ीरो टैक्स है, और वो थ्रेशोल्ड वाइज $500 तक टैक्स के लेवल्स लेके, और $500 के ऊपर वाला जो फ़ोन है उस पर मैक्सिमम टैक्स है। तो गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि ऑब्वियसली जो 90% आवाम है जो स्मार्टफोन अगर यूज़ भी कर रही है तो वो शायद $50 से नीचे वाले फ़ोन ही यूज़ करिए, जो कि चाइनीज़ वगैरह स्मार्टफोन आते हैं। और जो लोग $500 से महंगा फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जो है फिर वो टैक्स भी पे कर सकते हैं। तो आइडिया ये है ऑन द बैक ऑफ द माइंड। दूसरा ये कि हमारी तकरीबन $800 मिलियन की साल की मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट थी इस स्टेप से पहले।
अब इशू ये है कि $800 मिलियन की जो इंपोर्ट थी उसमें भी पूरा नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेजॉरिटी फोन्स जो हैं वो तो लोग पर्सनल बैगेज में ला रहे थे। फॉर एग्जांपल हम आईफोन अगर खरीदते हैं दुकान से, तो वो कोई ऑफिशियली तो आईफोन का कोई इंपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे था नहीं, तो वो तो या फिर कोई जानने वाला दुकान वाला का जानने वाला 10 का खेप ले आया, इस तरह करके वो सिस्टम वो चल रहा था, या फिर लोग खुद लेके आ जाते थे। अब जो है ये रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जब से बैठा है तो इसके बाद तो वो कोई हो ही नहीं सकता चेंज, क्योंकि जैसे ही आपका फ़ोन IMEI नंबर के थ्रू एक्टिवेट होगा वो फ़ौरन वहाँ से मैसेज आएगा जाएगा कि ये अनरजिस्टर्ड है। तो उससे दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली जिसने भी फ़ोन खरीदना है वो करेंसी तो यहीं से जा रही थी ना, चाहे वो ओपन मार्केट से खरीदे या डॉलर इंपोर्ट के थ्रू कोई ऑफिशियल इंपोर्टर लेके जाए। और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन भी एक हो गई। तो दोनों चीज़ें हो गई कि गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू भी मिल गया और कुछ फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ये कि जो इसका बैकड्रॉप है वो यही कि हमारा तकरीबन $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि इस साल अब उम्मीद है कि ये 12-13 तक आ जाएगा और अगले साल तक हम $8 अरब तक आ जाएंगे। मेरी बात सुने मुजम्मल साहब, हम ट्रेड डेफिसिट कम होने की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम इंपोर्ट्स कम करें, बहुत अच्छी बात है, समझा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हालात नहीं होंगे, या लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल बिजनेसमैन कारोबार करने की सख्त सलाहियत नहीं रखेगा, तो जितनी मर्जी हम इंपोर्ट कम कर लें, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, या तो हमारे पास बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी होना कि जी बाहर से चीज़ें बंद कर दी, हमने अपनी इंडस्ट्री ऐसे खड़ी कर दी कि कमाल हो गया। देखिए, ये तो बात सही है कि जो इंपोर्ट को जो रोकने वाली जो स्ट्रेटजी है ये टेम्पररी है, क्योंकि आप हमेशा इंपोर्ट को कर्ब करके नहीं रख सकते। आपको इवेंचुअली अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमारी एक्सपोर्ट अगर 22-23 अरब डॉलर के लेवल पे, तो गवर्नमेंट का ये टारगेट डेफिनेटली होना चाहिए कि हमें ये इनका जो टेनर एंड होगा वहाँ तक ये 40 या 45 अरब डॉलर तक हो जाए, ये रिकरिंग गैप है ये कंट्रोल हो जाए। वरना तो ये जो इंपोर्ट कंट्रोल करने वाली स्ट्रैटेजी है ये हमेशा नहीं चल सकती। देखिए, हमारे 3 मेजर मसले हैं इस मुल्क के। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, यानी जितना हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग है वो बहुत कम है। दूसरा हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप, यानी हमारा इंपोर्ट तकरीबन $55 बिलियन है, एक्सपोर्ट $22 अरब है ये। तीसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप, जो हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ों पे ये जो आप जितने स्टेप्स बता रहे हैं ये सब के सब वहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये इनहेरेंट चीज़ें हमारी कुछ जो है बहुत लॉन्ग रनिंग है और वो एग्रेवेट होती चली गई हैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो उसको रिवर्स करने के लिए ज़ाहिर है जो स्टेप्स ले रहे हैं वो पेनफुल भी लग रहे हैं। जैसे इंपोर्ट्स पे जब आया है या करेंसी पे जो हिट आई है, फॉर एग्जांपल 105 रुपये पे हम थे दिसंबर 2017 से पहले, आज हम 160 के लेवल पे रोज चेंज हो रहा है लेवल, कभी 165, तो हम 50-55% तकरीबन डीवैल्यू हो चुके। तो जाहिर है इससे कुछ लोगों को बहुत हिट लगी है। फिर दूसरा, हम अब बिल्कुल मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट में चले गए, जिसमें थोड़ी सी अनसर्टिनिटी भी बिल्ट इन हो गई है कि कल रेट क्या होगा, क्योंकि रोज़ाना मार्केट में एक्सचेंज रेट में मूवमेंट बहुत है। तो मेरा ये ख्याल है कि होपफुली हम 1 साल हमें और लगेगा इसमें एडजस्ट होने में, और मेरा ख्याल है कि आइडियली एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है ना वो अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 35 से 40 अरब डॉलर है, वियतनाम है तो वियतनाम का $150 बिलियन से ज़्यादा। कुछ बनाएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, आम ही उगा सके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी पानी माशाल्लाह खत्म हो गया हमारे मुल्क। अच्छा, अब उस पानी पे ना आ जाना ना, अभी तो हम कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार बंद हो रहे हैं तो नए कौन लगाएगा? टाइम कम है, लेकिन वी वांट टू एटलीस्ट आपके तवज्जुह से, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस बेटर देन अस, और आवाम हमें देख रही है, ये जो सारे टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई है, एक ऑब्वियसली रोला मचा हुआ है फ्रॉम द आवाम पर्सपेक्टिव। ये बेहतरी की तरफ आपको ये प्लानिंग सारी लगता है कि these were the measures that had to be taken? जी बिल्कुल, मेरा भी ये ख्याल है कि मेजर्स तो ये लेने ही थे, थोड़े हार्श ज़्यादा हो गए मेरा ख्याल है, क्योंकि डबल हिट लग गई ना, एक तो करेंसी ऊपर से टैक्सेशन, तो डबल हिट लग गई, तो ये थोड़ा हार्श ज़्यादा हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है डायरेक्शन सही है, 1 साल बाद हम काफ़ी हद तक इससे एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि जो आपकी बात है कि लोकल सब्स्टिट्यूशन की तरफ फोकस होना चाहिए, तो मैंने देखा कुछ बड़ी कंपनीज अब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की तरफ भी आ रही हैं, लेकिन ये कि ब्रॉड लेवल पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे और फोकस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है एक बड़ा फोकस एक्सपोर्ट प्रमोशन में होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं, जो ग्राउंड लेवल पे जॉब क्रिएशन के लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू सो मच समीउल्लाह तारिक, आप आए और आपने बात की है, और जो कि लोकल इंडस्ट्री की इन्होंने बात की है। दिस इज परहैप्स द टाइम आल्सो, आपको शायद वो मौका भी चाहिए होता है, और शायद प्रेशर पड़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं। मे बी दिस इज द टाइम कि हम अपनी इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करें दैट वी डोंट रियली हैव टू डिपेंड सो मच ऑन इंपोर्ट्स, और उसके लिए जाहिर है कुछ हमें पॉलिसीज नरम करनी होंगी जो मकामी बिजनेसमैन है उनके लिए। और गाड़ी का तो आप ना ही पूछें, माशाल्लाह लोकल मैन्युफैक्चरर गाड़ी जो होती है वो आपके सामने
नहीं होती है, पावर विंडोज तक नहीं होती हैं, एयरबैग तक नहीं होते। You have to pay for everything, even like mud guard के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो आप सोच ही लें। और बम्पर के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे और कीमत जहाँ पहुँच गई है भूल जाएं। और ऐसे मुल्क में जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। अच्छा देखिए, ऐसी खबर के बाद हमारा दिल तो चाहता है कि आपको दूसरी खबर ऐसी दे जैसे कि मौसम बड़ा अच्छा होने वाला है, तपाने वाली खबर है, लेकिन वो एक और तपाने वाली खबर है हमारे पास कि अगर तो आप ऑब्वियसली रो रहे थे मौसम की वजह से, खासतौर पे पाकिस्तान में तो कुछ एरियाज में, कराची में हम बैठे हुए, तो हमें ऐसा लगा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड गर्मी है। तो सिर्फ हम ही ऐसे नहीं हैं, एक्चुअली पूरी दुनिया को फील हुआ है कि इस साल जून का जो महीना है वो दुनिया की तारीख में इतना ज़्यादा गर्म कभी नहीं रहा। सो दिस हैज़ बीन द हॉटेस्ट मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट। अगर कहा जाए जून का महीना कभी भी इतना गर्म नहीं रहा। आपको ये भी बता दें साथ साथ कि यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट एजेंसी ने बताया है कि जून 2019 यानी ये साल से पहले जून के महीने में इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं पड़ी। और इदारे के मुताबिक यूरोप में जून में दर्जा हरारत मामूल से 2 डिग्री ज़्यादा रहा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में 6 से 10 डिग्री तक ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई और वहाँ तो हीट वेव की वार्निंग्स भी आना स्टार्ट हो गई लोगों को। लंदन मैराथन में लोग बेहोश हो रहे थे और इससे पहले ये मनाजिर जो लंदन में रहने वाले लोग हैं ओवर द डेकेड्स, वो कहते हैं कभी नहीं देखे। और फ्रांस में टेम्परेचर जनाब 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगाएंगे यूरोपियन ममालिक हैं जहां पर ठंड होती है, ठंड का ज़्यादा राज होता है। जो अब तक का वायदा में 46 डिग्री इन फ्रांस इज़ अ रिकॉर्ड। आलमी सतह पर जून 2016 गर्म तरीन महीना था, लेकिन अब 2019 का साल इससे भी ज़्यादा गर्म हो गया है। और ये सिलसिला ज़ाहिर है, हमें वजूहात पता है, ग्लोबल वार्मिंग है, हम दरख्त काट रहे हैं, दरख्त लगाने गए हैं। लिटरली वो वाली थोड़ी सी फीलिंग हो जाती है कि आप छुपने को कोई चीज़ नहीं मिल रही। अक्सर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो गर्मियों में यहाँ से उठ के कहीं यूरोप वगैरह चले जाते थे, थिंकिंग कि वहाँ बेहतर मौसम होगा। ऑस्ट्रेलिया जाएं आप, क्योंकि यहाँ जब गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी होती है और वहाँ जब सर्दी होती है ढूंढ लिया भाई, इधर ही बैठ के कुछ बर्दाश्त कर लो और कुछ दरख्त वगैरह लगाओ कि आइंदा ना हो। अच्छा, नथिया गली जाएं। अदरवाइज हमारे पास एक अच्छी खबर है, जरा लाइटन अप करने के लिए। आपको कोई अच्छी खबर लाए? पाकिस्तान ने जनाब क्रिकेट भूल जाएं, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड टीम कप स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। ओह नाइस, जबरदस्त। अच्छा जी, इसकी डिटेल भी हमारे पास है, हम आपको देते हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वर्ल्ड टीम कप स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया और फाइनल में अरशद इकबाल और मोहम्मद बिलाल पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले में 3 जो हैं वो फ्रेम्स से कामयाबी हासिल की और भारतीय टीम में साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी और लक्ष्मण रावत शामिल थे। 4 रोज़ पहले एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान भारत को हरा चुका है। सो वी आर प्रीटी कूल दैट वे। मतलब हम लिटरली अपनी जीत जो है वो सिर्फ क्रिकेट में देख रहे होते हैं। वी आर डूइंग वेल इन स्नूकर। ऑलराइट, अच्छा जी, टाइम बहुत कम है और टेंशन है ना, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। क्रिकेट की हम बात कर लेते हैं जल्दी से जी। वर्ल्ड कप में आज का मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और पाकिस्तान खेल भी नहीं रहा इसमें। तकरीबन हम हर मैच को वैसे कह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो जोक ही बन गया। अच्छा जी, न्यूजीलैंड का जीतना जो है वो पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता हमवार करेगा। ये इफ एंड बट्स आर ऑलवेज देयर। अच्छा है ये इफ एंड बट्स थोड़े बहुत रहते हैं, नॉट राइट नाउ एग्जैक्टली, बिकॉज हमें पता है कि या तो इंग्लैंड को ये मैच हारना है या न्यूजीलैंड को ये मैच बहुत बुरी तरह हारना है। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो मैच है वो लास्ट पे है, तो हमें पता होगा कि क्या हमारे पास सिचुएशन रिक्वायर्ड है और कोशिश करेंगे कि हम उस तरीके से जो भी उस टाइम पे हमें अचीव करना है एज अ टीम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको अचीव करें ताकि हम लोग सेमीफाइनल्स में जगह बना सकें। या तो इंग्लैंड को ये मैच हारना है या फिर न्यूजीलैंड को ये मैच बहुत बुरी तरह हारना है। दोनों सूरत हाल हमारे लिए ठीक होंगी। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हम मायानाज ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से बात करते हैं, वो हम आसान अल्फाज में समझा देंगे। बहुत शुक्रिया रज़ाक में। बताइएगा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों इस टूर्नामेंट की बड़ी मजबूत टीमें। ज़ाहिर है इंग्लैंड ने पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है क्या ज़बरदस्त थी। आपके ख्याल में न्यूजीलैंड आज इंग्लैंड को किस तरह हरा पाएगी? देखें, बात जो है एक मोमेंटम की होती है और इंग्लैंड की टीम को हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो होम खेल रही है और सम टाइम होम एडवांटेज भी बड़ा होता है और सम टाइम आप प्रेशर भी फील करते हैं। और न्यूजीलैंड इस टाइम बहुत ही गंदी क्रिकेट खेल रही है एकदम से। और जैसे पाकिस्तान के साथ उसने मैच खेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने जिस तरह 145 पे ऑल आउट हो गए, तो ये देखना पड़ता है मोमेंटम। इस टाइम जो एज है वो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड ने अभी इंडिया जो अनबीटन टीम थी उसको उन्होंने बीट किया है, तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है प्लेयरों में, टीम में भी, और ओवरऑल देखा जाए तो सपोर्ट भी काफी मिलती है। तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड काफी फेवरेट है।
अच्छा, अभी हम आपस में कंसल्ट भी कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक, ये भी बता दीजिएगा कि ये मैच जिस ग्राउंड में हो रहा है वो निस्बतन ज़रा छोटी ग्राउंड है, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो अब तक हमने देखा है कि ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बैटिंग के मसाइल नज़र आते हैं। आई नो वी आर गेटिंग इनटू द वेरी निटी ग्रिटीज ऑफ इट, लेकिन इस सूरत में न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग पहले कराना बेहतर होगा या बैटिंग? ये देखें, उनका धर्म में मैच है, चेल्सी स्ट्रीट है, वो धर्म की ग्राउंड है जहाँ पे भी अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है श्रीलंका के साथ, साउथ अफ्रीका ने जीता है। और यहाँ पे थोड़ी सी विंडी होता है। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। टाइम इज अप, आई एम सॉरी, वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इतने साल पहले आलम लाहौर साहब जो कुर्ते पहनते थे ना, वो अब हमारे डिजाइनर्स इतने भारी मर्दाना कुर्ते बनाते हैं। हां, दैट्स ट्रू, सो अहेड ऑफ हिज टाइम। बट आई डोंट नो इफ आई स्टिल लाइक देम और नॉट, तो मैं अभी वो डिसाइड कर रही हूं। वी विल हैव दैट डिबेट लेटर इन द शो, बट अभी हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू डिस्कस करना चाहते हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपने आप से अगर फॉर दैट मैटर प्यार नहीं भी है, अपने घर वालों से तो प्यार करते ही होंगे, लोगों से, अपने बच्चों से, अपनी बेगम से, अपनी माँ बाप से, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, उनके लिए क्या करें? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें प्लीज़। ये जो है ये इतनी हालांकि सीमिंगली सिंपल बात लगती है कि सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, इंडिकेटर्स दें, मतलब कितनी नॉर्मल सिंपल सी बात है। अब आप ये भी नहीं कर रहे तो फिर क्या किया जाए, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है, यही हमने आपको बताना भी है, हमारे गेस्ट भी आपको बताएंगे। जल्दी से पहले आपको बता दें कि कराची में मोटरसाइकिल सवारों से हेलमेट की पाबंदी कराने के लिए पुलिस की भरपूर मुहिम जारी है और हज़ारों चालान काट दिए गए हैं। सड़कों पर आने वालों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और पुलिस को नरमी दिखानी भी नहीं चाहिए। वी आर ऑल फॉर इट। मुहिम के पहले दिन 14,000 मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए और 8,500 मोटरसाइकिलें जब्त भी कर ली गई। हेलमेट पहनना कानूनी तकाजा तो है ही, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि ये बाइक चलाने वालों की अपनी जान की हिफाजत भी है। कराची ट्रैफिक पुलिस की इस कोशिश को सबको सपोर्ट करना होगा। इसके लिए जहाँ जहाँ आप अवेयरनेस फैला सकें फैलानी चाहिए, और पुलिस नहीं एक्शन लेगी तो कौन लेगा? और जाहिर है कि इससे एक्सीडेंट्स में कमी होगी और लोगों की कम जान जाएगी। DIG ट्रैफिक जावेद महर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस कॉज है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमने जो कैंपेन्स हैं ना, वक्तन फ़वक्तन देखते हैं, बड़ी ज़ोर और शोर के साथ शुरू होती हैं, फिर कहीं दब के बैठ जाती हैं। जब तक कैंपेन हो रही होती है तब तक तो लोग हमें पाबंदी करते हुए सड़कों पे भी नज़र आते हैं, लेकिन उसके एक महीने बाद जब कैंपेन ख़त्म होती है तो फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, आवाम भी रिलैक्स हो जाते हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन है इसका? जी बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस कैंपेन के हवाले से एक्सप्लेन कर सकूं। एक तो ये कि हमारी इस कैंपेन स्टार्ट करने का बुनियादी मकसद यही था कि लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त अगर मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो पहले 6 महीने में कराची में जो टोटल 127 एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके अंदर 85 एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिलिस्ट राइडर्स के हुए हैं, जिसके से अंदर 60 फैटल इंजरीज हुई हैं और उसमें मेजर कॉज यही था कि उन्हें हेलमेट पहना हुआ नहीं था। तो जो हेलमेट का पहनना है वो एक तरफ तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को रिफ्लेक्ट करता है, उसके साथ साथ मैं उससे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा कि ये लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और उसको उनकी खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए। जहाँ तक बतौर ट्रैफिक पुलिस चीफ मेरा काम यह है कि हम दोनों साइड्स के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ साथ जो हमारा मेन काम है इन्फोर्समेंट का, हम उसको भी इंश्योर करते हैं। अब अगर जैसे आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नेचुरली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसके बारे में भरपूर एक्शन लें। अच्छा, ये भी बताइएगा आप मेहर साहब के क्या चालान होता कितना है? मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिटरेंस कितनी है, कि किसी को खौफ भी तो आना चाहिए ना कि भाई अब मैंने नहीं पहना। एक तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट वगैरह का वो खौफ अलहदा है, लेकिन इफ़ आई डोंट वेयर चालान हो गया तो कितना पे करना है हमें? जी चालान का अमाउंट जो है इस वक्त 150 रुपीज़ है, लेकिन मैंने इस दफ़ा थोड़े कैंपेन के आपको जो हमारे डिस्टिंक्ट फीचर्स है वो मैं बता दूं कि उसमें हमने इस कैंपेन को एक तो पहले रमज़ान में पूरा वाइडली हमने पब्लिसाइज़ किया कि आफ्टर ईद जो हम उसको स्टार्ट करेंगे और लोगों को भरपूर मौका दिया कि वो हेलमेट ख़रीद लें, ताकि वो जब हमारा तो मकसद ये कि हम कंप्लाइंस देखें रोड के ऊपर। सेकेंडली ये कि हमने 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, आज से पहले एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग की थी, मीडिया की भी की थी और उसके थ्रू हमने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बड़े मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना इस चीज़ के इश्तिहार दिए थे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कैंपेन फ्रॉम द 1 जुलाई, तो शहरी अपने हेलमेट ले लें। अब हमने स्टार्ट किया, लेकिन इस दफ़ा ये कि हमने कुछ स्टॉल्स भी सेटअप किए हैं ऑन 13 लोकेशंस इन कराची, जहाँ पे हम लोगों के जिस तरह चालान कर रहे हैं तो उनको साथ साथ एक मौका भी दे रहे हैं कि उनको हेलमेट ख़रीदना है तो उनके लिए रेडीली यहाँ मौजूद है, यहाँ से खरीद लें। अगर वो मार्केट जाना चाहते हैं तो ये भी उनकी चॉइस है। तो इसमें हमारे साथ इस दफ़ा बिजनेस, लेकिन 150 के चालान पे कितने लोगों
मुतासिर होंगे और कितने लोगों को अफेक्ट होगा? 150 के चलें बाइक जब्त हो गई, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उससे लोग बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन 150 का चालान दें आप फिर छूट गए। बाइक तभी छूट रही है जब वो चालान लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो देखें ना, हमारा इसलिए जरा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसीलिए हमने जरा इसको कॉम्प्लिकेट किया है, इसको जरा बढ़ा दिया है, ताकि ये हमारा मकसद है कि वो हेलमेट लेके जाए। अच्छा जावेद मीर साहब, आपसे ये भी पूछ लें, क्योंकि ये हमने सुना है और देखा भी है कि कभी कभार 150 का चालान भी नहीं होता कि आप 50 रुपए दें और आप निकल जाएं, तो ये भी बड़ा देखने पे आ रहा है। हाउ डू यू मेक श्योर कि चालान हो और कि होना अंडर द टेबल डील ना हो जाए? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो इसका नंबर ऑफ चालान्स है, सही ठीक है, और अगर आप ग्राउंड के ऊपर इसका जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बहुत सीनियर लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग है, सही ठीक है ना। नेचुरली इस कैंपेन को हमने लॉन्च किया है, बार बार बताया है मीडिया को, तो इसकी ओनरशिप जो है वो हम खुद ले रहे हैं, राइट फ्रॉम दी सीनियर लेवल जो है, तमाम SSPs मैं खुद हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पर हमने शारा फैसल को इस दफ़ा दोबारा फोकस भी किया है कि वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय किया है, ताकि एटलीस्ट देखें शारा फैसल की सिग्निफिकेंस से हम सारे अवेयर हैं। हर दुनिया में हर बड़े शहर में एक मॉडल रोड होता है, तो हमारी कैंपेन का जो थ्रस्ट है वो तो पूरे कराची में है, लेकिन एटलीस्ट हमारी कोशिश ये है कि जब एक आदमी शारा फैसल में किसी तरीके से एंटर हो, क्योंकि शहर के किसी न किसी पार्ट से वो आ रहा होगा, तो एटलीस्ट सबसे पहले तो शहर में एंटर हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे उसको हेलमेट की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा मिलेगी कि उसको हर जगह पे पकड़ा जाएगा। और वहाँ पे हमने पूरे कराची के जो हमारे ट्रैफिक के सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनको 2-2 शिफ्ट्स में डिप्लॉय किया है, ताकि इस चीज़ की मॉनिटरिंग जो है रिस्पॉन्सिबल रैंक से हो, ताकि ये कोई ऐसी कंप्लेंट ना आए। मोटरसाइकिल लेन जो बनाई गई थी शारा फैसल पे, 1-2 दफ़ा तो हमने देखा कि जैसे ही हम यहाँ से अगर चुंदरगढ़ रोड से भी शारा फैसल पे एंटर होते थे तो वो शुरू में डाइवर्ट कर देते थे, भाई मोटरसाइकिल वाले इधर हो जाएं, लेकिन बीच में चल के आगे चल के वो डाइवर्जन, वो डिवीजन खत्म हो जाती है। मतलब है कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सारे मिक्स हो जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले फास्ट लेन में भी आपको नजर आते हैं। ये किसी को सेग्रीगेट करने की कोशिश नहीं थी, ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए इक़दाम था। ये भी तो लोगों को समझाने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि पता नहीं कोई तौहीन हो रही है कि किसी एक लेन में हमें महदूद किया जा रहा है। पूरी दुनिया में देखिए ऐसी लेन्स होती हैं, कारपूल लेन्स अलग होती हैं, बसेस की लेनें अलग होती हैं, इसमें इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन नेवर ड्राइव इन द फास्ट लेन, मुझसे होती नहीं है, मुझे पता है कि मेरी स्पीड लिमिट उतनी है। तो इसको टू कीप देम इन लेन क्या कर सकते हैं? देखें, जैसे आपने पहले शुरू में मुझसे एक सवाल किया था कि हम कोई भी कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो है ना वो कैंपेन शिफ्ट हो जाती है किसी और कैंपेन, और इसका जो इनिशियल जो हमारा इम्पेटस होता है, जो फोकस होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। बात ये है कि मैं अगर कराची की ट्रैफिक इशूज़ को एनालाइज करूँ तो 5-6 मेजर वायलेशन जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है, और होता भी तरीक़ेकार ऐसा ही है कि आपने किसी न किसी वायलेशन के ऊपर कोई कैंपेन रन करनी होती है फॉर 3 वीक्स, फॉर 1 मंथ, ताकि एटलीस्ट उसके इफेक्ट्स जो है वो आगे कैरी ऑन करें फॉर द कमिंग 4-5 मंथ्स जो है। अब जो आपने बात कही मोटरसाइकिल लेन की, ये एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव था, हमारी तरफ से एक बड़ी अच्छी काविश थी कि हम इस चीज़ को सक्सेसफुल हुआ जी, पार्शली सही ठीक है ना। एटलीस्ट देखें, और बात यह है कि जब आप कराची फैसल जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर लोगों को इसके बारे में बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर उसको इन्फोर्स करना उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी अपनी रियलाइजेशन होनी है कि भाई दिस हैज बीन मेड फॉर मी, अगर हेलमेट है या वो लेन है या व्हाटएवर इट इज़, कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो मेरी सेफ्टी के लिए। तो ये जितना भी कर लें, जब तक आप लोग खुद ये एहसास नहीं करेंगे, ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर। हाउ मच डज अ हेलमेट कॉस्ट? जी, हेलमेट्स की तो प्राइसेस डिफरेंट हैं, सही ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अच्छा हेलमेट है वो 850-900 से स्टार्ट होता है और वो इट गोज अप टू 1500-1600 तक जाता है। यानी कि अगर 1000 रुपए में आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, आपको हर रोज तो हेलमेट नहीं लेना, आपका ये हेलमेट 3-4 साल तो चली जाएगा। 1000 रुपए आपने खर्च करने और आप बहुत बड़े बड़े हादसात और अपने can I suggest here for the young people who drive motorbikes कि आप इसको एक फैशन एक्सेसरी बना लें अगर आपका दिल चाह रहा है। इतने डिजाइन्स के, इतने रंगों की हेलमेट्स मिल रही हैं कि if you feel exactly just make it your own, लेकिन do wear it। इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हेयर एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा जी, अब आप लोगों को पता चल गया, शुक्र करें सिर्फ हेलमेट तक की बात थी। बाहर के मुल्कों में तो पूरा मोटर बाइक के लिए एक सूट पहना देते हैं आप लोगों को, उसके बगैर यू कैन नॉट ट्रैवल, तो बी ओके विद द हेलमेट एटलीस्ट। और सिंध में जनाब कुछ तब्दीली की बातें ऐसी हो रही हैं, इज दैट इवन पॉसिबल? लेट्स सी, और बात भी करेंगे इसके बारे में। आपको जल्दी से बता दें कि किस तब्दीली की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध में जब चाहे तब्दीली लाने की दावेदार पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार, और ऐसे में नासिर हुसैन शाह का पुरस्रार तरीके से इस्तीफ़ा सियासी उलझन बढ़ा रहा है। पीर के रोज़ एक तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सिंध में तब्दीली लाने के लिए तैयार होने का दावा किया था। एक दफ़ा वो सुन लें, फिर बाकी बात करते हैं।
सिंध में जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे हमारे नंबर पर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी है। उनको भी इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको भी आप देखिएगा कि जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। वो भी जो है वो कराची के जादूगर ही हैं। फवाद चौधरी इसी साल जनवरी में इसी एतमाद के साथ पीपल्स पार्टी में दरार की खबरें लाए कराची मिशन पर आए थे, जो बज़ाहिर गवर्नर राज की धमकियों से आगे न बढ़ सका। इस मरतबा भी उनके बयान पर पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि ऐसा कुछ किया गया तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। वजीर साहब खुद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हमारा गवर्नर ये चाहिए कर देगा। अगर ऐसा है तो क्या उस गवर्नर साहब को वहाँ से चलता नहीं कर देना चाहिए, जो एक सूबे का आईनी सरबराह हो और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा हो, अपनी ही हुकूमत गिराने की, उनके लोगों की वफादारियाँ तब्दील करने की, लोटे पैदा करने की फैक्ट्री लगाना चाहता हो? क्या उसका हक होगा? क्या सिंध गवर्नमेंट के अवाम ये चाहती है हुकूमत कि गवर्नर हाउस के बाहर आके उसका घेराव करें? सिंध असेंबली के नंबर्स अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत असेंबली के अंदर से ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन ही लगता है, लेकिन दूसरे तरीके भी होते हैं जो माजी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और इसका एक इशारा ये है कि सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह अपनी 5 वजारतों से अचानक मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बहरहाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है ना वो ज़रूर पक रही है। अब खिचड़ी में क्या इंग्रेडिएंट डल रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अभी हमें ज्वाइन किया था इससे पहले, ब्रेक से पहले, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए। जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि बड़े जादूगर आदमी हैं गवर्नर सिंध भी, और चाहें तो बड़ी जल्दी तब्दीली आ सकती है सिंध में, कैसे मुमकिन होगा भी कि नहीं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। फवाद चौधरी साहब ने जिस एतमाद से ये कहा है कि सिंध में 2 दिन के नोटिस पर तब्दीली आ सकती है, पीपल्स पार्टी को उन पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? पहले तो ये बताते हैं। अगर माजी पर नज़र डालें तो यही फवाद चौधरी और उनके जो लीडर इमरान खान साहब हैं इसी एतमाद से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के दावे करते थे, पाकिस्तान की गरीब आवाम के हालात को बेहतर करने के दावे करते थे। पिछले 10-11 माह में इनके दावों की कलई खुल चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके दावों को सीरियस लेना किसी भी ज़ी शऊर पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको ज़रा पीछे भी लेके जाते हैं। कल परसों हम बता भी रहे थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली वज़ीर आज़म तक से मिल लिए, तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ ने किसी न किसी तरह ये दिखा दिया कि हुकूमत क्या कर सकती है, मतलब उनकी कैपेबिलिटी तो सामने है। तो अगर सिंध असेंबली से आपके मेंबरान भी जाकर मिल लें तो इसमें हैरानी की बात तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मिल रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर इक़्तिदार मिला है तो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए उनको इक़्तिदार मिला है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी तहरीक इंसाफ की काविशें हैं वो अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशें हैं, तूल देने की काविशें हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल समझकर मसाइल का हल करने की काविश करते तो मैं समझता हूँ कोई भी सियासी शख्स या पाकिस्तानी उनको सराहता। लेकिन नज़र ये आता है कि खान साहब का एक ही एजेंडा है कि अपने आप को किस तरीके से वज़ीर आज़म रख सकें, तहरीक इंसाफ की जो नाअहल टीम है कैसे उसको इक़्तिदार के साथ वो जोड़ सकें, और इसीलिए वो तमाम जो काविशें कर रहे हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं और नुकसान पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि खान साहब को अब मेहनत पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए करनी चाहिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए नहीं। ऑलराइट, हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये भी बताइएगा मुर्तज़ा कि फवाद चौधरी के बयान के साथ नासिर हुसैन शाह साहब का मुस्ताफ़ी होना भी बड़ा सवालात उठा रहा है, बड़ा पुरअसरार है। तो ये इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है, क्या हुआ है? क्या सिंध हुकूमत ने उनसे वजाहत मांगी है कि अचानक से क्या हो गया? इस सवाल की सख्ती से तरदीद करता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब ने ख़ुद वॉलंटरीली इस्तीफ़ा दिया है और उनका कहना ये था कि वो घोटकी का जो बाई इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन में उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपना रोल अदा करना चाहते हैं, और बहैसियत वज़ीर के उनके लिए कानूनी एतबार से ये मुमकिन नहीं था कि वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें।
चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, उस असना के अंदर उन्होंने वॉलंटरीली इस्तीफ़ा दिया है। पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया और मैं समझता हूँ ये उनकी काविश है पीपल्स पार्टी और सिंध के बेहतर मफाद में। अच्छा, वहाँ मुर्तज़ा आपसे ये भी फाइनली पूछना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ से सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमत को साथ भी तो चलना है। अगर हुकूमत बदलने की कोशिश ना हो तो क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? लेकिन खान साहब शायद आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, आइसोलेटेड आदमी ज़िंदगी भर वो रहें, तो शायद इसलिए वो अकेलेपन की तरफ पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। हम उनकी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। बाहर कैफ हम समझते हैं कि आज भी अगर वफाकी हुकूमत सिंध की आवाम के मसाइल हल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट से बात करेगी तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ चलने को तैयार है। हम उनसे बात क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दो, सिंध को उसके हिस्से का NFC शेयर दो, सिंध को उसके हिस्से की बिजली दो। अगर आईन पाकिस्तान कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे की आवाम का पहला हक होगा, तो सूबा सिंध की हुकूमत ये कह रही है कि पहला हक सूबा सिंध की आवाम को होना चाहिए। पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, बाद में आप तमाम चीज़ें कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस नज़र नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से सिंध में सूरत हाल अनफोल्ड होती है। लेकिन इससे पहले अभी फवाद चौधरी साहब को जो दावत है उसे नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बड़ी तैयारी के साथ वो कराची आए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था। That was a couple of months back. अच्छा जी, ट्विटर ने ऐलान किया, अब ट्विटर की भी सुन लें आप, कि ट्विटर ने ऐलान किया है कि अब आला हुकाम और सियासतदानों की जो भी ट्वीट्स पॉलिसी के खिलाफ होंगी उनकी अहमियत कम कर दी जाएगी। यानी पॉलिसी के खिलाफ होंगी वैसे, और ये कौन से सियासतदानों की बात हो रही है? ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ ये बड़ी जरा एम्बिगुअस सूरत हाल है कि ट्विटर की क्या पॉलिसी। तो यानी इन अ नटशेल बेसिकली कहना उनको ये है कि ऐसी ट्वीट्स को डी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ट्विटर का ये कहना है कि रूल ब्रेकिंग कमेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है और इसका इतलाक सब पर होगा। बज़ाहिर से जहां और बहुत सी मशहूर शख्सियात मुझे लगता है मुतासर होंगी, वहीं अमरीकी सदर की भी मुतासर हो सकती है। मेरा ख्याल है पूरा रूल ही अमरीकी सदर के लिए बना है और किसी का कोई मसला नहीं हो रहा था, लेकिन अमरीकी सदर की आपको ट्वीट्स तो पता ही हैं। जनाब, लेकिन ये सियासतदान आपको पता है बहुत से इशूज़ पर बहुत कुछ ऐसा कह जाते थे जो काबिल एतराज़ भी होता था, ऑफेंसिव भी होता था। तो लेट्स सी कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर सियासतदान, दिस इज फॉर एनीबॉडी एक्चुअली, कि जो भी रूल्स ब्रेक करेगा। कहना मेरा ख्याल है कि वुड बी द राइट वर्ड। ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी शख्सियत हो सकती है जिसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी लोगों पे, उन पे ज़रा नजर रखी जाएगी। टेल मी कि ट्विटर के कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं? मुझे अब ये ट्विटर की पॉलिसी क्या है, किस मामले में बात की जा रही है, कि रेसिज्म के खिलाफ बात हो रही है, हरासमेंट पे बात हो रही है, ये जरा वाज़ेह हो जाएगा कि किन चीज़ों पे एक्चुअली ये पॉलिसी दिस टाइम विल टेल कि क्या होगा। लेकिन ट्विटर ने अपने आप को एटलीस्ट इसमें दिखा दिया है कि नाउ वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट, और क्या होना है क्या नहीं हम डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, अब आपको एक और खबर से आगाह करते हैं और ऑफ कोर्स वी विल हैव अ गेस्ट ऑन इट एज वेल। आपको बताएं कि दफ्तरी मामलात में लिए जाने वाले एक्शन जिनसी हरासानी में नहीं आते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया इस बारे में और नज़र आ रहा है कि वर्क प्लेस हरासमेंट के कवानीन को मज़ीद आसान जो है और वाज़ेह बनाना होगा। हरासानी के केसेस पर वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक साहिबा वर्क प्लेस हरासमेंट पर अक्सर खुलकर बात भी करती रही हैं, बल्कि शायद किसी हद तक मुतनाज़े बयान भी दे चुकी हैं इस बारे में। मिसाल के तौर पर गुड मॉर्निंग जो उन्होंने कहा था, एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल किसी और तरीके से कहा था, लोगों ने किसी और तरीके से उस चीज़ को लिया था। आपको याद होगा हमने इस पर जिक्र भी किया था कि वो एवी अनवांटेड जब आपको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी उन्होंने बात की थी। एक दफ़ा सुन लें। सुबह सुबह आप जो मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, अल्लाह के बरकत का दिन बहुत अच्छा गुजरे, सो दैट इज हैरेसमेंट। आप सबको, जो मेरे भाई उधर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, ये सबको ये जान ले कि अनवांटेड मैसेजेस और कोई उसको जवाब नहीं दे रहा या उसको स्नप कर रहा है, दे कम अंडर हैरेसमेंट।
अच्छा, कैन आई से समथिंग? मुझे याद है कि जब ये बात हुई थी तो उस वक्त भी लोगों ने बड़ी जोक्स और मीम्स बनाए थे कि भाई अब तो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, सुबह बखैर कह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और कोई बंदा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बी इट अ पियोन और द बॉस, रोज़ आपको सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहा हो, दैट इज़ अनवांटेड। मतलब जो बंदा आपके मुंह पे आके गुड मॉर्निंग आपको नहीं कर रहा, वो आपको मैसेजेस क्यों करा चला जा रहा है? सो आई काइंड ऑफ एग्रीड विद हर। अगर आपका बॉस गुड मॉर्निंग के मैसेज आपको कर रहा है तो पूरे ऑफिस को तो गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं कर रहा ना। हाँ, आप ही को क्यों कर रहा है? सो कशमाला हैड अ पॉइंट। मुझे तो सिर्फ अम्मी की तरफ से आता है गुड मॉर्निंग का मैसेज। मुझे अम्मी की तरफ से और मैसेजेस आते हैं जिसमें वो मुझे डांट रही होती है। सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड मैसेजेस मेरी अम्मी करती हैं मुझे। खैर, ये हम यहाँ कोई और बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के तफसीली फैसला इस सिलसिले में जारी हुआ है। अदालत का कहना है कि इन केसेस में जिन अफराद पर इल्ज़ाम लगाया गया उनके एक्शन दफ्तरी उमूर से मुताल्लिक थे जिन्हें जिनसी हरासानी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये मुतल्लिका मोहतसिब के पास जाने ही नहीं चाहिए। अदालती फैसले से वाज़ेह हो रहा है कि जिनसी हरासानी से मुताल्लिक कवानीन को ज़्यादा आसान फहम और मौसर बनाया जाए ताकि ऐसी खवातीन जिन्हें वर्क प्लेस पर हरासमेंट की हकीकी शिकायत हैं उनकी दादरसी हो सके। इसी पर बात करेंगे। इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन रोशान ज़फ़र साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। जी रोशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रोशान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि दफातर के इंतजामी एक्शंस को जिनसी हरासानी नहीं माना जा सकता। अब वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए क्या मज़ीद वाजे कानून साजी और नए असूल जो हैं उनको लाना होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसका एक तज्ज़िया करना पड़ेगा। जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट की लॉ आई थी वो तकरीबन 9 साल पहले आई थी और ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग लॉ थी जिसने ये डिफ़ाइन किया कि औरतों को या मर्दों को अगर जिनसी तौर पर हरासा किया जाए वर्क एनवायरनमेंट में तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग डिफ़ाइन की गई और फिर उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इसको एड्रेस करने के लिए क्या लाजिम है। तो ये अगर हम इस लॉ को देखें तो ये जो लॉ है ये ख़ुद तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थी उस ज़माने के तयन से, लेकिन इसमें काफ़ी गैप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और ऑब्वियसली जब कोर्ट्स इसको इंटरप्रेट करती हैं तो इसमें काफ़ी कानूनी तौर पर ना जो है या गैप्स जो हैं वो निकलते हैं। आप लकूनास की बात कर रही हैं रोशान, आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ अरसे में ये भी देखा गया है कि हरासमेंट से मुताल्लिक कई केसेस सामने आए लेकिन अदालतों में जाकर भी फैसले नहीं हो पाए। क्या ये निज़ाम की कमज़ोरी है या बहैसियत माशरा हमें अवेयरनेस ही नहीं है? वेयर डू वी लैक? मसला क्या है? देखिए, जब एक औरत खड़ी होती है और वो कहती है कि वो जिनसी तौर पर हरासा हुई है तो सबसे पहले तो हम उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि जी हम ये समझते हैं कि उसमें ही गलती होगी, उस औरत में गलती होगी और माशरे में गलती नहीं या उस अदारे की माहौल में गलती नहीं या हमारी सोच की गलती नहीं है। तो मेरे ख़्याल से जी ये तो घर से शुरू होना चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों में इज़्ज़त का रिश्ता जो है वो पैदा करना सिखाएं दोनों जेंडर्स में। तालीमी इदारों में भी इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत फुकदान है इस वक्त हमारी सोच का। तो जब इकट्ठा मिलता है, हम बेशक जितनी भी अच्छी लॉज बना लें, जब तक हम अपनी जहनीत को नहीं बदलेंगे तो ये तब्दीली नहीं आ सकती। बिल्कुल, यू हैव टू रियलाइज़ उसकी अहमियत क्या है। रोशान ज़फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की है। अगर तो जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी ब्रसल्स में है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक एग्जिबिशन लगी हुई है जो कि जिसमें जो के रेप विक्टिम्स हैं, आदमी हों या औरतें हों या बच्चे हों, उनके कपड़े डिस्प्ले किए गए हैं जस्ट टू शो कि क्लोज डोंट मैटर। जिनका रेप होता है अक्सर ये पूछा जाता है कि जी विक्टिम ने पहना क्या हुआ था। तो ज़रूर अगर तो आप ब्रसल्स में वो एग्जिबिशन देखें, उसमें छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं, तो लिहाजा इट कैन हैपन टू एनीबडी। इट कैन हैपन टू एनीबडी। और वो जो कहा जाता है ना कि भाई उसने तो ये कपड़े पहने हुए थे या तो वो इस अंदाज से चलती थी या बात करती थी तो ठीक है, फिर उसे गुड मॉर्निंग के मैसेज करें, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट लगाया है। अच्छा जी, अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।